खम्मा गणिसा। आप सब वीडियो देखो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि लेक्चर री फीस बस आपरो सब्सक्रिप्शन है। हम चालू सा राम राम। ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है GPT-4 से एंड अ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इट कैन डू टू व्हाट इट ओगर्स। यानी GPT-4 क्या कर सकता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बेसिकली उसकी ये बात करता है। और इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि GPT-4 के क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, प्लस क्या इसमें एथिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। तो हम इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बेसिक ये भी बताऊंगी कि GPT-4 क्या है, चैट जीपीटी क्या था, जो मतलब चैट जीपीटी इससे पहले जो GPT-4 से पहले आया था वो क्या होता है, और जो चैट जीपीटी बेसिकली एक चैटर बोट या चैट बोट्स हैं तो उसके भी बारे में मैं आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूंगी। साथ में GPT-4 से रिलेटेड क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताऊंगी। तो बेसिकली वैसे आपने सुना होगा काफ़ी कि GPT-4 है वो अगर आपको कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो जैसे इसमें भी कह रखा है कि चाहे वो बार एग्ज़ाम हो, बार एग्जामिनेशन जो लॉयर्स के लिए रहता है ना वो वाला एग्ज़ाम हो, या फिर कोई आपको मतलब कोई सा भी मतलब सिर्फ एग्ज़ाम या पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, कुछ भी आपको प्लानिंग करनी हो, या फिर आपको जैसे बर्थडे प्लान करना हो, या कोई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना हो, या किसी बहुत बड़े टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड करना हो, पूरा उसको कंसाइज करना हो, तो आप इसको जो भी इससे बात करोगे GPT-4 से, या आपको उसी के रिस्पेक्ट में आंसर देगा और आपसे बात करेगा जैसे ह्यूमन से हम इंटरेक्ट करते हैं। चैट जीपीटी में भी यही था। GPT-4 उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। वो कितना एडवांस है, उसमें क्या क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो चैट जीपीटी जो चैट बोट्स हैं, सबसे पहले मैं इसकी बात करती हूँ। तो इसको बनाया गया है यूएस की कंपनी ओपन एआई के द्वारा, और इसको लॉन्च किया था, और ये बेसिकली है GPT 3.5 सीरीज़ के ऊपर बेस्ड। अब जीपीटी क्या होता है? जीपीटी होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर ये बेसिकली एक कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो डीप लर्निंग टेक्निक पे बेस्ड है। बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसकी जो डीप लर्निंग टेक्निक है उस पर ये पूरा मॉडल बेस्ड है, कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है। और ये मतलब हम कह सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हो गई। अब चैट जीपीटी आखिर करता क्या है? ये क्या करता है, आपकी अगर कोई क्वेरीज है, जैसे कि कोई भी ह्यूमंस की जैसे इंसानों से हम कैसे बात करते हैं तो उस तरीके से चैट करता है। ठीक है, तो इट आंसर क्वेरीज लाइक ह्यूमन। फिर अगर आप कोई फॉलो अप क्वेश्चन, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि इसका क्या मतलब है, फिर उसने कोई आंसर दिया, आप उसमें पूछो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो उसको भी फॉलो करके फिर वापस आप क्वेश्चन पूछने पे भी उसका आंसर आपको वो देगा। मतलब जैसे हम इंसानों से बात करते हैं तो कैसा कॉन्वर्जेशन होता है, ऐसा कॉन्वर्जेशन हम चैट जीपीटी के साथ कर सकते हैं। फिर अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो अपनी मिस्टेक को भी एडमिट करता है कि सॉरी कि यहाँ पे मेरे को मिस्टेक हो गई, फिर उसको वापस रेक्टिफाई करता है। फिर कोई इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट होती है तो उसको रिजेक्ट भी करता है। ठीक है, और कोई इनकरेक्ट प्रीमाइसेस हो तो उसको चैलेंज भी करता है अगर कुछ इनकरेक्ट हो तो ये चैट जीपीटी की कुछ पॉजिटिव्स थे। फिर इसमें यूजेस क्या होते हैं इसके, तो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। स्पेशली कोई भी आपको जैसे आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया तो आप सर्च करोगे तो क्या होगा कि बहुत सारे टैब्स खुल मतलब बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। गूगल पे आपने कुछ सर्च किया तो, है ना? तो अब उस ऑप्शंस में से आपको सर्च करना पड़ेगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काम की है, या फिर इस पर्टिकुलर आर्टिकल से ये इन्फॉर्मेशन काम की, फिर आप उसमें से पूरी न्यूज़ निकाल पाओगे। चैट जीपीटी क्या करता है, पहले उस न्यूज़ को, जो भी आपने चीज़ उसको पूछी, कोई क्वेश्चन पूछा तो पहले उसको कॉम्प्रीहेंड करके और फिर आपको बता देगा। ठीक है, फिर डिजिटल मार्केटिंग में भी इसका बहुत यूज़ होगा। फिर कस्टमर की क्वेरीज को आंसर देने में भी, क्योंकि चैट जीपीटी चैट बोट पे बेसिकली बेस्ड है। तो चैट बोट आपको पता होगा ये एआई, जैसे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है ना मैसेजिंग ऐप्स पे, तो फॉर एग्जांपल अपने कंप्यूटर पे या अपने फ़ोन्स पे भी आजकल ये जैसे बिक्स भी होता है या एलेक्सा होता है ना? तो उनको कैसे वो वर्चुअल असिस्टेंस कैसे होता है, तो उनको आप जैसे क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर देते हैं। तो उसी तरीके से ये क्वेरीज को भी आंसर करेगा आपकी, पर एक कंसाइज और एकदम जो जो भी कंटेंट होगा वो बहुत ही आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा। ठीक है, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे
इसको रेशियल और सेक्सिस्ट बायस इसमें अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या डेटा पे बेस्ड है। जो ग्लोबली डेटा अवेलेबल था, तो 2021 से पहले जितना डेटा अवेलेबल था उस डेटा पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। तो जैसे हम डेटा देखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे बायसेस होते हैं, प्रेजुडाइसेस होते हैं। तो वो सारी चीज़ों, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो इन्फॉर्मेशन में भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। और इट लैक कॉन्टेक्स्ट एंड सब्जेक्ट। अगर जैसे उसको कोई भी, कई बार ऐसा होता है कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो बता नहीं पाता है कि इसके क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या कॉन्टेक्स्ट है। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा एक साथ। वैसे वो उसको कंसाइज करके देता है, पर फिर भी एट सर्टेन एक्सटेंट ये इट लैक्स कॉन्टेक्स्ट एंड सब्जेक्ट। फिर इट प्रोड्यूस इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ओकेजनली मतलब जो इन्फॉर्मेशन देता है वो इनकरेक्ट भी हो जाती है कई बार कुछ गलत आंसर्स भी ये दे देता है। जैसे इसमें कहा है ना कि अगर गलत आंसर देता है तो ये अपनी मिस्टेक को एडमिट करता है, पर फिर भी अगर आपको भी नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है और उसने अगर गलत आंसर दे दिया तो आप फिर समझ नहीं पाओगे कि ये सही है या गलत है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट भी क्रिएट करता है, ठीक है। और ये इससे रिलेटेड कुछ था। अब जो नया हमारा GPT-4 आ गया है, मैं GPT-4 की अब बात करती हूँ, और GPT-4 के बारे में ही इस पर्टिकुलर जो एडिटोरियल है इसमें डिस्कस किया था। तो इसमें क्या क्या कहा है वो हम देखते हैं। तो GPT-4 सबसे पहले तो ये अवेलेबल होगा, जो भी ये चैट GPT के जो सब्सक्राइबर्स थे उनकी जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जिन्होंने ले रखा है, मतलब जिनके पास में पेड सब्सक्रिप्शन है, उनको ये GPT-4 अवेलेबल होगा, ठीक है। और इसके साथ में ओपन एआई की जो वेट लिस्ट में जो लोग हैं उनको भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। फिर ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और मोर कॉन्वर्जेशनल होगा। ये चैट जीपीटी से बेटर होगा और ज़्यादा क्रिएटिव होगा, मोर कॉन्वर्जेशनल होगा, इससे ज़्यादा आप बातचीत कर पाओगे। फिर ये सबसे इसकी जो खास बात है कि ये टेक्स्ट के साथ में इमेज को भी प्रोसेस कर सकता है, इमेज को भी एज अ इनपुट ले सकता है और उसको डिस्क्राइब कर सकता है। तो जब ये ऐसा करेगा, इमेज को भी डिस्क्राइब करेगा, तो स्पेशली जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो ये एक एज अ हम कह सकते हैं उनके लिए एक वरदान होगा कि इमेज भी डिस्क्राइब करके बता देगा, ह्यूमन इमोशंस को समझेगा, ह्यूमरस जो पिक्चर्स है उनको भी एक्सप्लेन कर देगा। तो ये सारी इसकी कुछ खास बात है। प्लस ये 25,000 वर्ड्स को एक साथ लेके प्रोसेस कर सकता है, जो कि चैट जीपीटी से 8 गुना ज़्यादा है, मतलब 8 टाइम्स मोर प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इसकी, 25,000 वर्ड्स तक की है। फिर बहुत सारी जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग वाली हो गई या राइटिंग जॉब्स हो गई, उन सबको ये रिप्लेस कर सकता है। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि जो ये हमारा हम कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और साइंटिफिक जॉब्स है, मैन्युफैक्चरिंग और साइंटिफिक जॉब्स उनके लिए अभी ये इतना हेल्पफुल नहीं है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो अभी भी ह्यूमन एंडेवियर्स, या हम कह सकते हैं कि इसको ये रिप्लेस नहीं कर पाया मैन्युफैक्चरिंग को और साइंटिफिक जॉब्स को। हाँ, अगर कोई जनरल हो या कोई रिपोर्ट हो उसके बारे में, अगर जैसे कि साइंटिफिक जो जॉब्स होती है उसमें रिसर्च वगैरह वाला एंगल भी होता है, उसमें ये एज अ सपोर्टर साबित हो सकता है, पर डायरेक्टली ये रिप्लेस नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग और साइंटिफिक जॉब्स में डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही था इसमें। और साथ में इसके मतलब जो हम जैसे कहते हैं कि इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है वो 7 पैरामीटर्स पे बेस्ड होती है, उसके 7 क्राइटेरिया होते हैं, जैसे रीजनिंग या फिर प्लानिंग, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, एब्स्ट्रैक्टली सोचना, या फिर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कॉम्प्रीहेंड करना, क्विकली लर्न करना, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें, उसमें से 4 चीज़ें GPT-4 कर सकता है। 4 चीज़ें क्या? रीज़न, प्रॉब्लम सॉल्व, थिंक एब्स्ट्रैक्टली और कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स आइडिया। पर ये प्लानिंग नहीं कर पाता आज की डेट में भी, मतलब प्लानिंग इसमें नहीं हो पाती। साथ में ये जल्दी लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो भी इसमें नहीं है, तो ये जल्दी लर्न भी नहीं कर पाता है और एक्सपीरियंस से भी लर्न नहीं कर पाता। तो ये इसकी हम कह सकते हैं कुछ लिमिटेशंस हो गई, ठीक है।
और हाई परफॉर्मिंग लैंग्वेज मॉडल उनको भी ये सरपास कर देता है। जो हाई परफॉर्मिंग लैंग्वेज मॉडल जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, और इसमें इंग्लिश 25 अदर लैंग्वेजेस भी है, तो इन सबको ये ट्रांसलेट कर लेता है। और जो भी आज की डेट में जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको भी ये सरपास करने की कैपेसिटी रखता है। फिर इसकी लिमिटेशंस ये है कि इट फेल टू डू वेल इन एडवांस इंग्लिश एंड लिटरेचर। कुछ जगह ये फेल हुआ है, जैसे कि इसमें सिर्फ 40% मार्क्स ही इसने गेन किए हैं। फिर हमेशा ये फैक्चुअली करेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। सेम प्रॉब्लम चैट जीपीटी के साथ भी थी, वो भी हमेशा फैक्चुअली करेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। पर और इसके साथ में ओपन एआई है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है कि इसमें क्या क्या इसकी इनर वर्किंग क्या है, उसको लेके ओपन एआई ने कोई ट्रांसपेरेंसी शो नहीं की है। फिर ये भी हार्मफुल बायस और स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड है, क्योंकि इसने इंटरनेट से ही पूरा डेटा लिया है, तो ये चीज़ भी इसमें आएगी। वैसे ओपन एआई ने कहा है कि वो एक मॉडरेटर मॉडल ट्रेन करेंगे, पर फिर भी उसमें भी जो अगर वो बायस को रिमूव भी करता है तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड होंगे। जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे कि इंडिया हो गई या दूसरी कंट्रीज़ जो एशियन कंट्रीज़ हो गई नॉन वेस्टर्न, तो उनके कल्चर को ये अभी इतना समझ नहीं पाएगा और उसके स्टीरियोटाइप्स अभी भी इसमें एग्जिस्ट करते रहेंगे। तो इस वजह से ये कुछ प्रोपोगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला सकता है। और जैसे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, हम नहीं कहते कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में चल रहा है, मतलब व्हाट्सअप के अंदर बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ या फिर जो डिसइन्फॉर्मेशन है या कोई प्रोपोगेंडा है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है नेगेटिवली। फिर इसके कुछ एथिकल कंसर्न भी है, क्योंकि ये बायस वगैरह शो करेगा, एथिकल इश्यूज भी उससे क्रिएट हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होगी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई। प्लस मैंने चैटबॉट के बारे में आपको बता ही दिया कि ये मैसेजिंग एआई यूज्ड करता है मैसेजिंग ऐप्स में, और कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए चैट बोट्स का यूज़ किया जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा, जैसे रेलवेज़ के लिए भी चैट बोट्स होते हैं, रेलवे इंक्वायरी के लिए भी, आईआरसीटीसी की अगर कोई न्यूज़ वगैरह हो तो उसके लिए, है ना। फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स की तरह भी ये काम कर सकता है, जैसे एलेक्सा है ना, और साथ में बिक्स भी है। इस प्रकार के जो वर्चुअल असिस्टेंट्स है उसकी तरह चैट बोट्स काम करते हैं। इसके प्लस क्या होते हैं कि 24/7 कस्टमर सर्विस देता है। इसमें हम देखें तो कंपैरेटिवली कॉस्ट कम है, मतलब वैसे देखें तो इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे एक्सपेंसिव होता है, पर एक बार ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसके बाद इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होता है, जैसे ही आप अपनी कोई क्वेरी लिखते हो तो तुरंत ही आंसर दे देता है। फिर ये फुली कॉम्प्रीहेंड, मतलब ये फुली मतलब कॉम्प्रीहेंड करे सारी अपनी जो भी क्वेरीज है, वो ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ कुछ इसमें ये हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर अच्छे से ना दे पाए, ऐसा हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ये इसके हम कह सकते हैं कि इसके नेगेटिव्स हो गए। ठीक है, तो आई होप सो आपको चैट बोट्स, चैट GPT-4 इन सब के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, इसके क्या यूजेस हैं, क्या लिमिटेशन है, वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको लाइक भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर फाइबर्स। मतलब अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि जो भी फाइबर्स है जो टेक्सटाइल इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, और साथ में जो टेक्सटाइल बनाने के लिए मतलब जो भी फाइबर्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होते हैं प्लस जिनको इंटरनेशनली इंपोर्ट किया जाता है, उन सब के ऊपर सेम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा BIS के द्वारा। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट लगेगा और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा। तो इसी को लेके ये न्यूज़ है, और इसको लेके क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में डिस्कस किए गए हैं। तो मैं ये जो न्यूज़ है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, साथ में टेक्सटाइल सेक्टर के लेके आज के डेट में इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है इससे रिलेटेड, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। साथ में कॉटन से लेके कैसे जो प्रोडक्ट है, जो कपड़ा है, उसके बाद में जो टेक्सटाइल है, वो इंडस्ट्री से कस्टमर तक फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो सारे स्टेप्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये पर्टिकुलरली हमारे NCERT में है, तो मैं आपको इसमें बेसिक से सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कवर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ये न्यूज़ है उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने नोट्स बना दिए हैं, तो नोट्स की फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्या होता है कि इंडिजीनियस यानी जो हमारे घरेलू फाइबर्स जो प्रोड्यूस होते हैं प्लस जो इम्पोर्टेड फाइबर्स हैं,
जो इंडिया को सप्लाई किए जाएंगे अब उन पे मैंडेटरी BIS का सर्टिफिकेशन लगेगा और ये सर्टिफिकेशन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट बिक रहा है इंडियन मार्केट में, साथ में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे, ये रीज़न है, ठीक है। और जो भी सब स्टैंडर्ड या सब क्वालिटी के या चीपर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी भी क्वालिटी मेंटेन रहे, जिनका इंपोर्ट हो रहा है उनके इंपोर्ट को कंट्रोल करना, और जो चीपर इंपोर्ट आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कंपटीशन जो है इंडियन मार्केट में, उस कॉम्पिटिटिवनेस को थोड़ा कम करते हैं, और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और चीपर प्रोडक्ट मतलब कंपटीशन के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इसकी भी इसमें बात की गई है, ठीक है। तो यही रीज़न है जिस वजह से अभी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ने ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स की बात की है। तो अब इनका इंपोर्ट किया क्यों जाता है? तो एक तो मैंने आपको बता दिया कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इसकी वजह से कॉस्ट इनकी कम होती है इंपोर्टेड फाइबर्स की कंपैरेटिवली। फिर डोमेस्टिक मार्केट में कुछ जो फाइबर्स हैं वो नॉन अवेलेबल होते हैं। कई बार क्या होता है कि इसमें एक एग्जांपल भी दिया है कि जैसे पॉलिस्टर फिलामेंट, ये वाला जैसे आप देखेंगे कि एक थ्रीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें क्या होता है, वहाँ पे मतलब बेड लाइनेन एक्सपोर्ट, ये जो है इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक्सपोर्ट करने के लिए इसमें कुछ परसेंट पॉलिस्टर फिलामेंट जो टर्की से सप्लाई होता है उसका यूज़ किया जाता है। और ऐसा क्यों यूज़ करते हैं? वैसे इसका यूज़ सिर्फ 6% ही होता है, पर ये क्यों होता है? क्योंकि जो बायर है, जो बेड लाइनेन को बाय कर रहे हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रीपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो उनकी डिमांड होती है, जो यूरोपियन बायर्स की डिमांड होती है कि उसमें ये पर्टिकुलर पॉलिस्टर फिलामेंट लगाओ जो टर्की से आ रहा है। तो ये सारी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ से मीट करे, हमारी स्पेसिफिक डिमांड फुलफिल हो, ठीक है। पॉलिस्टर फिलामेंट विथ ये जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल बताया, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में नॉन अवेलेबल है, फिर ये स्पेसिफिक डिमांड जो है वो फुलफिल हो, स्पेशल फंक्शनल प्रॉपर्टी प्लस HS कोड होता है जो पर्टिकुलरली इंपोर्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट पे, सब पे HS कोड लगा हुआ होता है। इसके बारे में भी मैं कभी न्यूज़ में आएगा तो अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि HS कोड क्या होता है। तो ये जनरली तो ये भी कोड है, इसकी रिक्वायरमेंट भी रहनी चाहिए। स्पेशलिटी फाइबर ब्लेंड, मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो इंडिया में डोमेस्टिक फाइबर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लस जो अदर फाइबर्स है उनको ब्लेंड, मतलब उनका ब्लेंड किया जाता है। कुछ परसेंट जैसे इंपोर्ट किए हुए फाइबर को ले लेते हैं और कुछ जो इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है तो उनका जो ब्लेंड बनाया जाता है वो पर्टिकुलरली किसी टेक्सटाइल को बनाने में इंडिया में आज के समय में यूज़ होता है, वो स्पेशलिटी फाइबर बनाने के लिए। फिर मैंने HS कोड आपको बता दिया। फिर लोअर ग्रेड टेक्सटाइल, देखो कुछ क्या होते हैं, लोअर ग्रेड टेक्सटाइल्स कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी यूज्ड या रिजेक्टेड वेस्ट होते हैं, उनसे भी कई बार टेक्सटाइल बनाया जाता है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि रिसाइकल, या हम कह सकते हैं रिसाइकल या रीयूज़ करने के पर्पस से ऐसे फाइबर्स का जनरली यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से भी लोअर ग्रेड टेक्सटाइल में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट का भी इंपोर्ट इंडिया में किया जाता है। तो ये रीज़न है जिस वजह से इंपोर्ट किया जाता है इन फाइबर्स का। अब इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं? तो चैलेंजेस आज के समय में ये आ रहे हैं, अगर सारी कंपनीज जो टेक्सटाइल कंपनीज़ है या टेक्सटाइल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अगर इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के सर्टिफिकेशन को मानना पड़ा तो कुछ ऑर्डर्स ये गवा भी सकते हैं, लूज ऑर्डर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो तो इमीडिएट, मतलब जब जैसे डिमांड होती है तो उस टाइम पे इनको तुरंत सप्लाई करना पड़ता है, और अगर ये टाइम पे सप्लाई नहीं करेंगे ड्यू टू लैक ऑफ सर्टिफिकेशन इन द, मतलब इंटरनेशनल यूनिट्स को अगर सर्टिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलेगा तो ये आगे सप्लाई नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कई ऑर्डर्स को वो गवा भी सकते हैं। फिर VIS ऑफिशियल्स को फॉरेन जो अब्रॉड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ पे जाके और चेक करना होगा, फिर सर्टिफिकेशन देंगे, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक चैलेंज हो गया। फिर वैल्यू चेन और सप्लाई चेन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है वो ब्रेक हो सकती है, तो उससे भी सप्लाई में टाइम लग सकता है। फिर कॉस्ट है वो भी इस चीज़ से बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले कई बार लो ग्रेड टेक्सटाइल भी सप्लाई किए जाते थे, अब ये सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो कॉस्ट इससे बढ़ जाएगी। तो ये इसके कुछ चैलेंजेस है। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि इससे एक एम्बिग्यूटीज़, मतलब एक जो ऑलरेडी
गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इसको लेके काफ़ी असमंज की स्थिति बनी हुई है, तो ये एम्बिग्यूटीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। फिर इनको कैपिटल सपोर्ट भी देना होगा, क्योंकि एमएसएमई जो सेक्टर है वो आप जानते हैं स्मॉल या मीडियम सेक्टर है, तो वहाँ पे लैब्स को इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा कैपिटल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बीआईएस सर्टिफिकेट को भी विदाउट एनी डिले प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हम कह सकते हैं कि तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप ये भी जानते होंगे कि अच्छी रेगुलेटरी प्रैक्टिस भी फॉलो करना ज़रूरी है, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर को और ग्रो करने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर को और अपनी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। प्लस साथ में इसमें 5R का जो कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रीजनरेट और रिफर्बिश, ये भी फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। तो यही थी इससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी। और अगर मैं टेक्सटाइल सेक्टर की भी बात करूं, ये पर्टिकुलरली मैंने टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है कि आज की डेट में इंडिया में $150 बिलियन का टोटल प्रोडक्शन होता है। मतलब इंडियन टेक्सटाइल और एपरल मार्केट का इतना मतलब इतनी कॉस्ट पे, मतलब हम इतना ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है $150 बिलियन। इसमें से $50 बिलियन तक की कॉस्ट का एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। फिर ये 4% ग्लोबल शेयर है और ये 21% एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है आज की डेट में इंडिया में। मतलब ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है क्या, टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। और 6th लार्जेस्ट टेक्निकल टेक्सटाइल में भी इसका 6th रैंक है इंडिया के टेक्सटाइल मार्केट का। और टेक्निकल टेक्सटाइल मैंने आपको एक बार और बताया था जब मैंने पीएम मित्रा पार्क की बात की थी, उसमें भी मैंने टेक्निकल टेक्सटाइल की बात की थी और ये सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताई थी। पर चलिए मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो टेक्निकल टेक्सटाइल बेसिकली फंक्शनल फाइबर्स होते हैं जिनका यूज़ ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इन सब में जो टेक्सटाइल का यूज़ होता है ना, जैसे आपने देखा होगा जो भी कोविड के टाइम पे भी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो पहनते थे स्पेशली डॉक्टर्स वगैरह, तो उनके भी उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल का भी ही यूज़ होता था। ये फंक्शनल फैब्रिक्स होते हैं, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसमें भी इंडिया का रैंक 6th आता है और ये 6% ग्लोबल शेयर को 6% इसका ग्लोबल शेयर है, ठीक है। अब क्या फैक्टर्स फेवर करते हैं इंडिया में, क्यों टेक्सटाइल इतना ग्रो कर रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि रॉ मटेरियल बेस है इंडिया के पास, फिर लेबर जो है वो चीप लेबर अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल है ये, फिर डाइवर्सिटी भी है। साथ में जब हम डोमेस्टिक मार्केट की भी बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट भी इंडिया का काफ़ी डेवलप है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब जो डिज़ाइनर्स हैं, हमारा जो रिच हेरिटेज और रिच कल्चर है, तो उससे इनको डाइवर्सिटी मिलती है। और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो एक स्पेशलाइज ऑर्डर जैसे जो आते हैं ना कि आप इस तरीके से डिज़ाइन करो, तो वो करना ईजी होता है कंपैरेटिवली टू मतलब अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो उनके कंपैरिजन में इंडिया में ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो इसके फेवर वाली बातें होंगी। चैलेंजेस जैसे मैंने आपको बताई दिए, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर वाले में बताया वही चैलेंजेस है, मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये सेक्टर काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। फिर टैक्स स्ट्रक्चर है, उसको लेके भी थोड़े इश्यूज़ हैं, मतलब इस पर काफ़ी, इस वजह से जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट की रेट बढ़ जाती है, अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है ये, इसी वजह से हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि जब टैक्स स्ट्रक्चर आपको लेके इश्यूज़ होंगे तो आपको इम्पोर्ट आपका बढ़ जाएगा और इम्पोर्ट बढ़ेगा तो उससे ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो चैलेंजेस है वो कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारी जीडीपी को, वो भी आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट है वो भी स्टैग्नेंट है पिछले 6 साल से, पास्ट 6 ईयर्स से मैं बताऊं आपको तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो $41 मतलब $40 बिलियन तक का ही एक्सपोर्ट है, ये स्टैग्नेंट है एक्सपोर्ट। तो ये भी एक इशू है। लैक ऑफ स्केल क्या होता है कि जैसे अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं जहाँ पे आज के समय में एपरल यूनिट्स वगैरह काफ़ी डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे एक फैक्ट्री में 500 मशीन्स तक होती है, जबकि इंडिया में आज की डेट में भी एक फैक्ट्री में सिर्फ 100 मशीन्स ही होती है, ठीक है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। फिर इसमें ये है गवर्नमेंट स्कीम्स के, क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो इसमें से मैंने कुछ स्कीम्स लिखी है, जैसे पीएम मित्रा पार्क्स हो सकते हैं। पीएम मित्रा जो मैंने आपको बताया था, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क, तो ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की। तो अभी 6 स्टेट्स में ये पार्क्स लगाए जा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि क्या ये पार्क राजस्थान में
लग रहे हैं या नहीं, मतलब राजस्थान में ये लगेंगे या नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, ये भी टेक्निकल टेक्सटाइल को प्रमोट करने का एक समर्थ है गवर्नमेंट की स्कीम जो कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करती है। तो यही सारा इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी, और ये वे फॉरवर्ड है कि हमें सस्टेनेबल वे को यूज़ करके हम अपने टेक्निकल जो टेक्सटाइल है और टेक्सटाइल सेक्टर है उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल आपको साइकिल की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है कि कॉटन जो है वो फार्म्स में सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में इसको जो हमारी गिनिंग मील्स होती है, गिनिंग मतलब क्या होता है, गिनिंग मील्स में बेसिकली कॉटन को उसके जो बीज है उनको हटाया जाता है, सीड्स को रिमूव किया जाता है, प्लस इसमें और क्या होता है, उसको प्रेस किया जाता है, सीड्स को रिमूव करके उसको प्रेस करते हैं, तो उससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉटन बेल्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर इसको कहाँ सेल किया जाता है, जो हमारी गिनिंग के बाद में हमारा होता है स्पिनिंग, तो स्पिनिंग मील्स होती है उसमें उसको सेल किया जाता है। स्पिनिंग मील्स में जो कॉटन है, कॉटन बेल्स है, उन बेल्स को कन्वर्ट किया जाता है यान में। यान क्या होता है, थ्रेड या फैब्रिक। फिर ये यान जो है, इस यान को मतलब यान या फिर इसको हम कह सकते हैं थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसको बेचा जाता है ट्रेडर्स को, फिर ट्रेडर्स इसको वेवर्स को बेच सकते हैं, जो वेवर्स होते हैं, या फिर जो बड़े पावर लूम्स जो जहाँ पे पावर लूम्स रहते हैं उनको भी बेचा जा सकता है यान्स को, ठीक है। फिर फाइनल जो प्रोडक्ट जो है, जो क्लोथ है या फिर टेक्सटाइल मील्स होती हैं उनको भी बेचा जा सकता है। फिर ये जो क्लोथ है ये फाइनली मार्केट में आता है। तो आई होप सो आपको ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी समझ में आ गई होगी। ये बेसिकली एनसीईआरटी में ये दे रखा है इसके बारे में, तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दे दी टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में, और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लेके अभी क्या इशू चल रहा है वो भी बता दिया, इसके क्या सल्यूशंस हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये थोड़ा बड़ा आर्टिकल था पर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में भी इससे पूछ सकते हैं, और जीएस के पेपर्स में भी आ सकता है, GS2 में आ सकता है ये, और टेक्निकल इशू उसमें भी आ सकता है, सोशल इशू में भी ये चीज़ कवर हो सकती है। ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है रेयर डिजीज़ से, और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि रेयर डिजीज़ के लिए जो भी इंपोर्ट किया जाता है ड्रग्स और फूड को, स्पेशल फूड होता है जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो उन सारे ड्रग्स एंड स्पेशल फूड के ऊपर अब से कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, मतलब कस्टम ड्यूटी को एकदम एग्जम्प्ट कर दिया है। इससे पहले जो भी ड्रग्स और स्पेशल फूड को इंपोर्ट किया जाता था रेयर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, उस पर 10% की कस्टम ड्यूटी लगती थी, ठीक है। तो ये न्यूज़ बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड है। और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थे उन पे भी कंसेशनल रेट्स, मतलब 5% का कंसेशनल रेट तो लगता ही था, या फिर ना नहीं लगता था, ऐसा पहले था, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी, ये तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जो इसमें जो न्यूज़ में आई थी बात वो हो गई। अब इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर रेयर डिजीज़ होता क्या है, और जो इसमें बात की गई है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021 क्या है, और इसका क्या पर्पज़ है, ये भी हम अच्छे से अपने जो मैंने इसके स्टैटिक नोट्स बनाए उसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट कर क्यों रही है, क्योंकि ये जो ड्रग्स आते हैं इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अगर कोई बच्चा है, जनरली ये बच्चों को ही अफेक्ट करती है, और क्योंकि इसमें इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये किसी को रेयर डिजीज़ होती है और इसकी मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा है, तो वो बड़ा मतलब अपने एडल्ट होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। तो इसीलिए 80% जो ये डिजीज़ है ये चिल्ड्रन में ही होती है, तो हम कह सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक बीमारी होती है। और अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 10, मतलब जिसका वेट 10 kg है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसकी कॉस्ट 10 लाख से 1 करोड़ पर ईयर
तक लग सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है ये काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं सोशल वेलफेयर वाला स्टेप है और अच्छा स्टेप है कि इस पे कस्टम ड्यूटी को ज़ीरो कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी जो इसके ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको इसके ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स ले रही है। और क्या रेयर डिजीज़ होती है वो सारे हम देख लेते हैं अपने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ में। तो देखिए, रेयर डिजीज़ का जैसे मैंने बता दिया आपको कि आज के टाइम पे 6,000 से 8,000 तक जो डिजीज़ है वो क्लासिफाइड है रेयर डिजीज़। इसके अलावा भी हो सकती है पर ये क्लासिफाइड डिजीज़ है 6,000 से 8,000। अब इसकी जो थेरेपीज़ है लेस देन 5% इसमें से जो है उनकी थेरेपीज़ अवेलेबल है, मतलब उनका इलाज संभव है। और 95% तक तो कोई कोई अप्रूव ट्रीटमेंट ही नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं सिर्फ 5% का ही थेरेपीज़ अवेलेबल है ना। और 80% जो ये डिज़ीज़ अगर किसी को होती है तो उसके 80% तक चांसेस है कि वो जेनेटिक डिज़ीज़ ही होगी। मतलब इसके जेनेटिक डिजीज़ होने के चांसेस इतने ज़्यादा है, मतलब ये बेसिकली हम कह सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, क्योंकि 80% तक जो केसेस रिवील होते हैं जिनमें भी ये डिजीज़ पाई जाती है उनका लिंक डायरेक्टली जेनेटिक्स से होता है। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि 80% चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है, कि मॉर्टेलिटी रेट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अब रेयर डिजीज़ की डेफिनेशन भी अगर हम देखें तो वो ये होती है कि इनका क्योंकि प्रिविलेंस बहुत कम होता है और ये बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करती है, इसलिए इसको रेयर डिजीज़ कहा जाता है। अब इसके एग्जांपल भी है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, मस्क्यूलर डायस्ट्रॉफी हो गया, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हो गया। तो ये इस प्रकार के इसके एग्जांपल्स हो गए जो रेयर डिजीज़ में आते हैं। और फिर इसका कैटेगराइजेशन भी किया गया है कि ग्रुप 1 में वो डिजीज़ होती है जिनका वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो, मतलब वन टाइम जिसका को एक बार में क्योर किया जा सके, एक बार में उसका इलाज हो जाए, वो आती है ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में वो आती है, इनमें से डिजीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन सी डिजीज़ ग्रुप 1 में आएगी और कौन सी ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में वो आती है जिनका लॉन्ग टर्म या फिर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। ग्रुप 3 में आती है जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और लाइफ लॉन्ग थेरेपी जिसके लिए लेनी पड़ती है। ठीक है, अब इसी को लेके इसी के इलाज को कि इसका इलाज अच्छे से हो पाए उसको लेके नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज़ आई थी गवर्नमेंट के द्वारा। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाई थी 2021 में। तो इस पॉलिसी में बेसिकली फोकस किया है कि रिसर्च पे, कि इसका अच्छे से रिसर्च हो इंडिजीनियसली, मतलब हमारे स्टेट मतलब कंट्री में रह के इंडिजीनियसली इसका रिसर्च हो पाए इस डिज़ीज़ पे। जो भी रेयर डिजीज़ का मतलब ये डिजीज़ का ग्रुप है, रेयर डिजीज़ मतलब इट इज़ द ग्रुप ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो इन ग्रुप ऑफ डिजीज़ पे अच्छे से रिसर्च हो पाए, लोकल मेडिसिन अवेलेबल हो पाए, जिससे कि कॉस्ट ओवरऑल कम आए और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी भी कॉस्ट कम हो। इसके लिए आपने देख लिया अभी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, पूरी बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट कर दिया है जो भी ड्रग्स और फूड को इंपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, और स्क्रीनिंग इसकी प्रॉपर हो जिससे डिटेक्शन अर्ली हो पाए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट देगी 20 लाख रुपए तक का, किस पे, ग्रुप 1 पे। ग्रुप 1 जिसमें क्या होता है, वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है अंडर राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जो सरकार की योजना है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, उस निधि में से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे ग्रुप 1 के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और ये किनको दिए जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो भी मरीज़ हैं, जो भी बच्चे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि अल्टरनेट फंडिंग भी अवेलेबल हो पाए। अल्टरनेट फंडिंग यानी जैसे कोई कॉरपोरेट्स हैं वो सपोर्ट करे, या फिर कह सकते हैं हम क्राउड फंडिंग होती है, उस क्राउड फंडिंग को भी बढ़ाने के लिए अल्टरनेट फंडिंग के अरेंजमेंट किए जाते हैं। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करने पे गवर्नमेंट जोर दे रही है, कुल 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किए जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, जिससे जो टर्शरी लेवल पे जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब ये ट्रीटमेंट बहुत हम कह सकते हैं हाई कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, इसमें हाई रिसर्च की ज़रूरत है, तो उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे और गवर्नमेंट इसके लिए 5 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। और एक नेशनल रजिस्ट्री भी बनाएगी जिसमें कि जिनको डिजीज़ है उनके डेटा को सुनिश्चित किया जा सके कि किस रीजन में या किस जेनेटिक कंडीशन की वजह से डिजीज़ होती है। तो ये सारा डेटा भी स्टोर किया जाएगा एक नेशनल रजिस्ट्री में, जिससे कि इसका ट्रीटमेंट ईजी हो पाए। तो आई होप सो आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड से। तो देखिए, जो भी साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको थोड़ा पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आइडिया होगा।
अगर आप नई भी हैं उस बैकग्राउंड से तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर क्या होता है, और अब ये लिक्विड में ऑब्जर्व होगा तो उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, उससे क्या फ़ायदा होंगे, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए ये होता है, ये कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स में पाया जाता है। जैसे कि कोई नॉर्मली आज तक मतलब इसकी डिस्कवरी 143 ईयर्स पहले ही हो चुकी है, पर अब तक ये सिर्फ सॉलिड जो मटेरियल्स है उन्हीं में ही पाया जाता था ये वाला इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सॉलिड, जैसे कोई मटेरियल है, स्पेसिफिक मटेरियल है ना, फॉर एग्जांपल क्वार्ट्स हो गया या सिरेमिक हो गया या कोई पर्टिकुलर मटेरियल जिसमें इफेक्ट दिखता था, तो इस टाइप के मटेरियल्स पे जैसे ही कोई प्रेशर लगता है, ठीक है, या कोई मैकेनिकल स्ट्रेस यानी इस पर कोई बहुत हाई प्रेशर लगा, तो उसके बाद क्या होता कि इसमें कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं। वो कैसे अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी मटेरियल है वो मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ होता है, और ये मॉलिक्यूल्स एटम से बने हुए होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हो जाते हैं, प्लस और माइनस चार्ज में, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी इस पर हाई प्रेशर लगता है या कोई मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है तो ये मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी ये पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये पोलराइज हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि फिर अगर इस मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दें तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। ठीक है, क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। जैसे ये सर्किट से, ये आपने देखा मैंने इसको सर्किट से कनेक्ट किया, ये सर्किट का सिंबल होता है प्लस माइनस, इस मटेरियल को कनेक्ट किया तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। और ये पोलर, क्योंकि ये मटेरियल क्या हो गए, जो इसके मॉलिक्यूल्स थे वो पोलराइज हो गए, है ना, तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। फिर इसी करंट फ्लो होने की वजह से इसकी बहुत जगह जगह एप्लीकेशंस है, इसके बहुत सारे यूज़ है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वार्ट्स का यूज़, जो क्वार्ट्स मटेरियल है उसका यूज़ होता है हमारी जो एनालॉग वॉच होती है, रिस्ट वॉच, उसमें। और इसके अलावा भी एक्चुएटर्स होते हैं, है ना, जैसे मैंने ये इसका स्टैटिक नोट्स भी बनाया, उसमें मैं बताती हूँ। जैसे सेंसर्स में इसका यूज़ होता है, एक्चुएटर्स में यूज़ होता है, एनर्जी हार्वेस्टिंग डिवाइसेस में यूज़ होता है, एनालॉग रिस्ट वॉच और क्लॉक्स में इसका यूज़ होता है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और ये 143 ईयर्स पहले डिस्कवर हो चुका है। तो अब नया ये हुआ है कि अब लिक्विड्स में भी इसकी डिस्कवरी पहली बार की गई है, और उससे क्या होगा कि सॉलिड वाले जो मटेरियल्स थे उसमें इसकी डिस्कवरी तो कर दी गई थी, पर फिर भी ये इतना रिसाइक्लेबल नहीं था। पर क्योंकि लिक्विड्स में इस इफेक्ट की डिस्कवरी हुई है, तो अब जिन जहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन होगी, जिन भी जगह इसका यूज़ होगा, लिक्विड्स, जो भी लिक्विड प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो भी इसकी एप्लीकेशंस फ्यूचर में होगी, तो वो चीज़ें ज़्यादा रिसाइक्लेबल होगी, क्योंकि वो किस स्टेट में होगी, लिक्विड स्टेट में। तो ये मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। फिर लिक्विड कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि लिक्विड से जब कोई लाइट रे पास होती है तो वो बेंड हो जाती है। ठीक है, या आपने अपने 10th या 9th-10th में भी पढ़ा होगा, जैसे कि कोई लाइट आ रही है और वो सरफेस पे एयर से इसमें जा रही है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो वो क्यों बेंड होती है, इसके अलावा इसमें क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, और ये डायनामिक फोकसिंग एबिलिटी पे भी काम करता है, कि जो काम करेगा, मतलब इसको जो लिक्विड है उसमें अगर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो वो कैसे फोकस को बढ़ाएगा। फिर लिक्विड कैसे काम करता है, हाउ लिक्विड्स बिहेव द वे दे डू, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कवर हो पाएगी। तो ये इससे रिलेटेड अब तक की कुछ एप्लीकेशंस थी, और अब तक जो इसमें डिस्कवरी हुई है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इन फ्यूचर और भी कुछ डिस्कवरी होती है या कुछ पता चलता है तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी।